आपका स्वागत है साहित्यिक पाखी यूट्यूब चैनल पर। लीजिए सुनिए भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी सरदारनी। स्कूल सहसा बंद कर दिया गया था और मास्टर करमदीन छाता उठाए घर की ओर जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से शहर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं। किसी ने मास्टर करमदीन से कहा था कि शहर के बाहर राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी पहुंच गई है, कि अब की बार रामनवमी के जुलूस में झांकी वाली गाड़ी में ही बर्छे और तलवारें भरी रहेंगी, कि कस्बे में बिना लाइसेंस के 40 पिस्तौल पहुंच गए हैं और हिंदुओं के मोहल्ले में मोर्चेबंदियां तेजी से खड़ी की जा रही हैं, कि 5-5 घरों के पीछे एक एक बंदूक का इंतजाम किया गया है। उधर हिंदुओं के मोहल्ले में यह बात तेजी से फैल रही थी कि जामा मस्जिद में लाठियों के ढेर लग गए हैं और धड़ाधड़ असला इकट्ठा किया जा रहा है, कि 2 दिन पहले नदी पार से एक पीर आया था और रात को वकील के घर में साजिशें पकाई जा रही हैं। इन खबरों को भला कौन झुठला सकता था। देखते ही देखते शहर में तनाव बढ़े लगा था। मुसलमानों ने हिंदुओं के मोहल्ले में जाना छोड़ दिया और हिंदुओं सिखों ने मुसलमानों के मोहल्लों में। कोई खोमचे वाला या छाबड़ी वाला फेरी पर निकलता तो दिन डूबने से पहले घर लौट जाता। शाम पड़ते न पड़ते ही गलियां और सड़कें सुनसान पड़े लगीं। एक दूसरे से फुसफुसाते दो दो चार चार लोगों की मंडलियां किसी सड़क के किनारे या गली के मुहाने पर खड़ी नजर आने लगी थीं। तनाव और दहशत यहाँ तक फैली कि कहीं कोई तांगा या छकड़ा भी तेजी से भागता नजर आता तो लोगों के कान खड़े हो जाते और दुकानदार अपनी दुकानों के पल्ले गिराने लगते। झरोखों से अधखुले दरवाजों के पीछे घूरती आंखें तैनात हो जातीं। यह ऐसा वक्त था कि अगर किसी घर के चूल्हे से चिंगारी भी उड़ती तो सारा शहर आग की लपेट में आ सकता था। ऐसा माहौल बन गया था जब आदमी न तो घर पर बैठ सकता था, न बाहर खुले बंदों घूम सकता था। वह केवल अफवाह सुन सुनकर परेशान हो सकता था। इसी बढ़ते तनाव को देखकर स्कूल वक्त से पहले बंद कर दिया गया था और बच्चों को दोपहर से पहले ही अपने अपने घर भेज दिया गया था और मास्टर करमदीन छाता उठाए अपने घर की ओर जा रहा था। स्कूल का मास्टर तो यूं भी भीरू स्वभाव दब्बूसा प्राणी होता है। अपने काम से मतलब रखने वाला, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बस किताबें और अखबार बांटने और फलसफे बघारने वाला। इसमें शक नहीं कि कभी कभी अंधविश्वासी, आग उगलने वाले भी इन्हीं में से निकलते हैं, पर आमतौर पर स्कूल का अध्यापक बड़ा शील स्वभाव और गरीबतबा आदमी होता है, जो हर किसी की बात सुन भी लेता है और विश्वास भी कर लेता है। मोहल्ले में दाखिल हुए तो मास्टर जी के कान खड़े हो गए। स्कूल में तरह तरह की अफवाहें सुनते रहे थे और जो वारदातें होती हैं वह अंधेरी गलियों में ही होती हैं। भले ही मास्टर जी का आगे पीछे कोई नहीं था, न रन्न न कन्न न पत्नी न परिवार, फिर भी जान तो जान है, कटकट मरने से तो सभी को डर लगता है। मास्टर जी चले जा रहे थे और हर आहट पर ठिठक ठिठक जाते थे। कहीं कोई पीछे से छुरा उठाए तो नहीं आ रहा, किसी दरवाजे के पीछे कोई घात लगाए तो नहीं बैठा। हर दरवाजे के पीछे उन्हें डोलते साए और घूरती आंखें नजर आ रही थीं। मन में खौफ तो था ही। सबसे ज्यादा खौफ इस कारण था कि हिंदुओं सिखों की गली में वही अकेले मुसलमान रहते थे। वर्षों की दुआ सलाम तो हमसायों के साथ थी, पर किसी के साथ उठना बैठना, आना जाना नहीं था। अकेला आदमी किसी परिवार वाले के साथ कैसे हिल मिल सकता है। यहाँ किसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि मास्टर कभी था भी या नहीं था। वह घर के अंदर जाने लगे तो पड़ोस वाले घर के बाहर बैठी सरदारनी पर उनकी नजर पड़ी। उन्हें लगा जैसे पड़ोसिन सरदारनी उनकी ओर अजीब सी नजर से देख रही है। यह मन का गुमान रहा हो या सचमुच ऐसा ही था। उनका मन हुआ कि झट से अपनी कोठरी के अंदर घुस जाए।
एक बार मन में यह भी आया कि रोज की तरह आदाब अर्ज कर दें, पर अकेली बैठी औरत से दुआ सलाम करने का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। और फिर आज के दिन वह अपनी कोठरी का ताला खोल ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, सलाम मास्टर। सरदारनी की आवाज थी और सुनते ही मास्टर के मन का तनाव कुछ कुछ ढीला पड़ गया। सरदारनी बड़ी हंसमुख पंजाबिन थी, अनपढ़, मुहफट, सारा वक्त बतियाने वाली, चौड़ी हड्डी की काया, बाल उलझे रहते, छातियां उघड़ी रहती। घर के बाहर ही कपड़े धोती, घर के बाहर ही चौका करती और पौ फटने के पहले कई बार गली के नल पर नहाने भी बैठ जाती थी। मास्टर इससे खम भी खाता था और इसे पसंद भी करता था। इसके पास से गुजरते हुए ही उसे झेंप होने लगती थी। न सरदारनी को पल्ले दुपट्टे का ध्यान रहता, न इस बात की परवाह कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। दिन भर बतियाती थी। मास्टर अपने कमरे में बैठा किताब तक नहीं पढ़ सकता था। उसकी आवाज सुनकर मास्टर करमदीन के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ा। अगर यह औरत इतनी निश्चिंत हो सकती है तो शहर में कोई तनाव नहीं होगा, सब मनगढ़ंत अफवाहें होंगी। आराम से बैठी घर के बाहर बर्तन मल रही है। पर फिर मोहल्ला भी तो हिंदुओं सिखों का है, इसे क्यों किसी बात की चिंता होने लगी। मास्टर, क्या शहर में रौला है? मास्टर करमदीन ठिठक गया। वहीं खड़े खड़े बोला, हाँ रौला है, तालाब के पास किसी की लाश मिलने की बात सुनने में आई है। शहर में तनाव पाया जाता है। इस पर सरदारनी हंस पड़ी। इसीलिए दुबक्कर घर में घुस रहा है। फिक्र नहीं करो मास्टर, हमारे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। फिर हंसकर बोली, अच्छा किया जो शादी ब्याह नहीं किया। अकेली जान पर ही तेरा दम सूख रहा है। घर में बीवी बच्चे होते तो तेरा तो हार्ट ही फेल हो जाता। और खुद ही ठहाका मारकर हंसने लगी। मास्टर को अच्छा लगा। दिन भर जो बातें सुनता रहा उनसे ये मुख्तलिफ थीं। इसकी आवाज में दहशत नहीं थी, खौफ डर नहीं था, खुशदिली थी और एक तरह का हमसायापन जिसकी कोई पहचान नहीं, परिभाषा नहीं, पर जो दिलों को बांध लेता है। उसे सचमुच लगा जैसे इस औरत के रहते उसे किसी बात का डर नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं इस मोहल्ले से चला जाऊं। मुसलमानों के मोहल्ले में जा रहा हूँ, क्यों? हमारे मुंह पर कालख पोत कर जाएगा। अब कहाँ है? फिर यह बात मुंह पर नहीं लाना। मास्टर को यह भी अच्छा लगा। इसमें अपनापन था। उसकी डांट भरी तिरस्कारपूर्ण आवाज में भी आत्मीयता थी। फिसाद भड़क उठा तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। अभी से निकल जाऊं, आराम से बैठा रह, फिसाद विसाद कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं सरदार जी से कहूंगी, तुम्हें मुसलमानों के मोहल्ले में छोड़ आएंगे। मास्टर के मन का डर जाता रहा, पर केवल कुछ देर के लिए ही अपने कमरे के अंदर जाने की देर थी कि फिर पहले सी उधेड़ बुन शुरू हो गई। इसका घरवाला मुझे काट डाले तो मैं क्या कर सकता हूँ? बातें बड़ी मीठी मीठी करती है, हंस हंस कर, पर इन पंजाबियों का क्या एतबार। जिंदा आदमियों को भी जलती आग में झोंक सकते हैं। यह न भी हमला करे। पड़ोस में कितने ही लोग भरे पड़े हैं जो इश्ताल में आकर मेरा गला काट सकते हैं। मैं तो जैसे पिंजरे में बंद हो गया हूं। अभी भी निकल जाऊं तो शायद बच जाऊं, यहीं पर पड़ा रहा तो मेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। मास्टर फिर परेशान हो उठा। उस रात वह अभी बिस्तर पर करवटें ही बदल रहा था कि दंगे की आवाजें आने लगीं। गहरे अंधेरे को चीर चीर कर आती हुई नारों की आवाजें, हर 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 महादेव, और दूर, बहुत दूर, शायद मस्जिद शरीफ के पास से अल्लाह अकबर की आवाजें, और भागते कदमों की, और छतों पर खड़े लोगों की। मास्टर का तनबदन पसीने से तर हो गया। अब वह निकलकर कहाँ जा सकता है? केवल मौत के मुंह में ही जा सकता है। उसे लगा जैसे किसी बाजार में आग लगी है
और जैसे उसके अपने कमरे की दीवार पर उस आग की अस्थिर सी लौ नाचने लगी है। हर बार कोई शोर सुनाई देता तो उसे लगता जैसे आवाज उसी के घर की ओर बढ़ती आ रही है। रात भर त्रास और घृणा में भागते कदमों और चिंघाड़ते दानवों की आवाजें उसके कानों में पड़ती रहीं। मास्टर ने रात बैठकर काटी। उसे डर था कि अभी किसी कुल्हाड़ी का वार उसके दरवाजे पर पड़ेगा और उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। कल शाम उस पंजाबिन की बातों में आ गया, वरना निकल जाता तो बच जाता। आखिर किसी जंतु जैसी अंधियारी रात का हाफना बंद हुआ और प्रभात का झुटपुटा खिड़की रोशनदान में से झांकने लगा। तब कहीं मास्टर को झपकी आई और बैठे बैठे ही बिस्तर पर लुढ़क गया। पर कुछ ही देर बाद वह हड़बड़ाकर जागा। नींद की झोंक में उसे लगा था जैसे मोहल्ले के कुछ लोग चलते हुए उसके घर के सामने से गुजरे हैं और एक ने कहा है, यहाँ रहता है एक मुसला। जवाब में किसी ने कहा है, नोट कर लो, और फिर आगे बढ़कर दरवाजा तोड़े लगा है। मास्टर हड़बड़ाकर उठ बैठा। सचमुच कोई दरवाजा पीट रहा था। जागने पर पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा ग्वाला दूध लाया होगा, पर वह तो कभी कभी सांकल खटखटाता है, इस तरह किवाड़ तो नहीं पीटता। तभी बाहर से आवाज आई, ओ मास्टर, ओ मास्टर, खोल दरवाजा। सरदारनी की आवाज थी। मास्टर इस वक्त तक इतनी यातना भोग चुका था कि उसका मस्तिष्क जड़ हो चुका था। चेतना का कहीं कोई स्फुरण शेष नहीं रह गया था। यह आवाज दोस्त की भी हो सकती थी, खून के प्यासे दुश्मन की भी। खोल दरवाजा मास्टर, निकल बाहर। मास्टर ने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा खोल दिया। सामने सचमुच सरदारनी पड़ोसिन खड़ी थी और उसके हाथ में चमचमाती कटार थी। लंबे चमचमाते फलवाली कटार जिस पर से अभी लाल लाल खून नहीं चू रहा था। मास्टर को काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई। क्या हुक्म है बहन? उसने धीमी सी आवाज में कहा। निकल आओ बाहर। मास्टर को यकीन नहीं हुआ कि यह वही औरत थी जो कल शाम हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपने कमरे में आराम से पड़े रहने का आश्वासन दे रही थी। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा धोखा दे जाते हैं जिन पर इंसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है। मास्टर अपने दो कपड़ों में ही नंगे पांव बाहर निकल आया। चलो मेरे साथ। मास्टर चुप रहा। कहाँ चलूं इसके साथ? शायद किसी दीवार के पीछे, जैसे लोग दीवार की ओट में मुर्गी काटते हैं या बकरा जबह करते हैं। चलो मेरे साथ, उसने कहा और मुड़ पड़ी। मास्टर नंगे पांव उसके पीछे हो लिया। अनजाने में ही उसके हाथ पीठ पीछे बंध गए, जैसे सूली पर चढ़ाए जाने वाले लोगों के बंध जाते हैं। सरदारनी चौड़ी काठ की थी। उसकी सलवार के चौड़े चौड़े पायंचे जमीन पर सदा घिसटते रहते थे और इस समय भी घिसट रहे थे। बालों की लटें कंधों पर झूल रही थीं। 30 और 40 के बीच की रही होगी सरदारनी। उसने कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। मास्टर ने नहीं पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रही है। नंगे पांव वह उसके पीछे चलता जा रहा था। ढीलम ढालम औरत सड़क के बीचों बीच चलती हुई मोहल्ले के बाहर पहुंच गई। तभी सहसा सामने उसे गली के सिरे पर डोलते साए नजर आए। कुछ आदमी मुश्के बांधे, हाथों में बर्छे और लाठियां उठाए खड़े थे। मेरा वक्त आ गया है, मास्टर ने मन ही मन कहा और उसके मन में स्थिरता सी आ गई। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं धोखा खा गया हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे पनाह की जरूरत थी, यह मुझे घर के बाहर घसीट लाई है। अब कुछ नहीं हो सकता। मास्टर के ज़हन में ये शब्द बार बार कौंध रहे थे और उसके शरीर में बहता खून पानी में बदल रहा था। पांव बार बार लरच जाते थे। आदमियों की गांठ आगे को सरक आई थी। मुश्कों के पीछे आंखों की जोड़िपा।
हाथों में बर्छे। उन्होंने मास्टर की दाढ़ी से ही अपना शिकार पहचान लिया था और आगे बढ़ाए थे। सरदारनी खड़ी हो गई। अपनी कटार अपने सामने करके ऊंची आवाज में बोली, यह गुरु गोविंद सिंह की तलवार है। तुम्हें जान प्यारी है तो सामने से हट जाओ, सरदारनी ने ललकार कर कहा था। उसकी पीठ पीछे खड़ा मास्टर पहले तो समझ नहीं पाया, फिर स्तब्ध सा खड़ा रह गया। मुश्के बांधे आदमियों का टोला दुनवार चट्टान की तरह सामने खड़ा था। मास्टर को मानो मालूम हुआ जैसे वह निर्णायक क्षण आ पहुंचा है, वही निर्णायक क्षण जब जीवन की गति थम जाती है और सारा संसार चित्रवत नजर आने लगता है। शताब्दियों लंबा क्षण, ऐसा क्षण जब सब कुछ सपने जैसा लगने लगता है। पर यह सपना नहीं था, जीवन का दारुण सत्य था। सरदारनी चिल्ला रही थी, आगे से हट जाओ, यह गुरु महाराज की तलवार है। आदमियों की गांठ में से पीछे से आवाज आई, यह मुसल्ला तेरा क्या लगता है? इसे कहाँ ले जा रही है? पर मास्टर ने देखा जैसे किसी दीवार में सहसा दरार पड़ जाए। ऊपर से नीचे तक वैसे ही बरछे भाले वालों की चट्टान बीच में से फट गई। काले काले से जैसे दो टुकड़े हो गए और बीच में से रास्ता खुल गया। दूसरे क्षण सरदारनी अपनी उस छोटी सी कटार को अपने सामने उठाए हुए पहले की ही तरह आगे बढ़ रही थी। उसके बाद मास्टर को कुछ मालूम नहीं रहा कि वे कहाँ गए, किस गली में घुसे, किस किस रास्ते से आगे बढ़े लगे। उनकी टांगों में ताकत आ गई थी और सिर अपने आप झुक गया था और सरदारनी के पीछे वह चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। गली पार करके वे फिर सड़क पर आ गए थे और सड़क पर से फिर किसी गली में पहुंच गए थे। गली कहीं टेढ़ी हो गई, कहीं पर मुड़ गई थी। अगर यह औरत मेरे सीने में अपनी कटार घोंप दे तो मुझे मंजूर होगा, मैं इसे एहसान मानकर कबूल कर लूंगा, मास्टर मन ही मन कह रहा था। मुसलमानों के मोहल्ले तक पहुंचना आसान नहीं था। बीच में कितने ही और मोहल्ले पड़ते थे, कितनी ही गलियां, कितने ही टेढ़े-मेढ़े रास्ते, और हर मुहाने पर, सड़क के हर नाके पर बरछे भाले उठाए हुए शिकारी रास्ता रोक लेते थे। और एक नहीं, 3 जगह पर सरदारनी घिर गई थी। एक घर पर से तो किसी ने पत्थर भी फेंका था। कई बार मां बहन की गालियां और भयानक धमकियां भी सुनने को मिली थीं। पर गुरु महाराज की कटार, जो वास्तव में लंबे फल वाले चाकू से ज्यादा नहीं थी, वह सचमुच उस सरदारनी के हाथ में निहत्थों की रक्षा करने वाली, निसहाय लोगों का त्राण, अन्याय के विरुद्ध सहस्रों बरछों भालों को काट गिराने की क्षमता रखने वाली कटार, जैसे वह चलेगी तो उसमें से बिजलियां फूटेंगी और आतताइयों के हाथ से उनके बरछे भाले गिर पड़ेंगे। देवियां और क्या होती होंगी, मास्टर सोच रहा था। यह गुरु महाराज की तलवार है, किसी आतताई को नहीं छोड़ेगी। हट जाओ सामने से, जिसे जान प्यारी है। मास्टर मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंच चुका था जब सरदारनी का दमकता हुआ चेहरा मास्टर को देखने को मिला। गंभीर, कठोर, जैसे चट्टान में से तराशा गया हो। जाओ मास्टर, उसने कहा, और उन्हीं कदमों अपने मोहल्ले की ओर लौट पड़ी। फसाद की आग धू-धू करके बहुत दिनों तक जलती रही। बसा बसाया नगर मसान जैसा बन गया। बुनकरों के करघे जल गए, मंडी जल गई, अनगिनत दुकानें लूटी गईं, आग के शोले आसमान को छूते थे, कितने ही लोग मारे गए। पर धीरे धीरे लोगों को होश आया। दो स्वप्न टूटा, कुछ जनून उतरा, पर अभी तक लोगों को मालूम नहीं हो पाया था कि यह क्यों हुआ और किसने करवाया। तभी नेता लोग भी पहुंच गए। बरसात के बाद जैसे कुकुरमुत्ते उग आते हैं, हर फसाद के बाद लीडर लोग पहुंच जाते हैं। लीडर पहुंचे, अखबारनवीस पहुंचे, फोटोग्राफर पहुंचे। तभी इंसानियत से प्रेम करने वाले कुछ लोगों को सरदारनी की भी याद आई। मास्टर करमदीन अपने कुछ साथियों को लेकर, साथियों को ही नहीं, बहुत से बुजुर्गों, अमनपसंद लोगों को लेकर अपने मोहल्ले में आया।
गली का मोड़ मुड़े पर उसने देखा कि सरदारनी अपने घर के बाहर चूल्हा जला रही थी। सरदारनी ने बहुत से लोगों को आते देखा तो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओट में हो गई। उसकी समझ में नहीं आया कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। मास्टर करमदीन भीड़ में पीछे कहीं खड़ा था, पर उम्ररसीदा लोगों की मंडली उसके घर के सामने आकर रुक गई थी। सरदारनी के कारनामे को सुनकर उसके सामने प्रशंसा के दो शब्द अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने चले आए थे। पर सरदारनी दरवाजे की ओट से बाहर नहीं आई, वहीं खड़े खड़े बोली, हमारे सरदार जी घर में नहीं हैं। मिलना है तो हमारे सरदार जी से मिलो, वह शाम को आएंगे, काम पर गए हैं।